हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये है रोटेशनल मोशन की वीडियो नंबर 11 और आज की इस वीडियो में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में हम थ्री डायमेंशनल रिजिड बॉडीज का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। थ्री डायमेंशनल रिजिड बॉडीज में जैसे सिलेंडर, जैसे स्फीयर, जैसे कोन का हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है, उसका डेरिवेशन समझना है अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस। थ्री डायमेंशनल रिजिड बॉडीज का जब हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं तो उसमें दो केस बनते ही बनते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि जो रिजिड बॉडी है वो हॉलो, खाली हो अंदर से, और दूसरा केस ये हो सकता है कि जो रिजिड बॉडी है वो सॉलिड हो। तो दोनों केसेस हमें देखने होंगे। कुछ के डेरिवेशन बहुत सिंपल हैं बट कुछ के डेरिवेशन इतने सिंपल नहीं है। तो आई होप आप पूरी वीडियो को बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखेंगे और एक पेन कॉपी लेके बैठना, नोट्स प्रिपेयर करते रहना। सबसे पहले देखते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, रेडियस होगी, मास m ले लेते हैं और रेडियस r। अबाउट व्हाट? अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस। सिलेंडर में तीन केसेस पढ़ने हैं। कितने केसेस पढ़ने हैं? तीन। तो सबसे पहले देखो केस नंबर 1। सिलेंडर कैसा है? सिलेंडर है हॉलो और ये है इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस, सेंटर से पास होगी और इन दोनों सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। इसका मास कितना है? m, रेडियस r। हमें इसका इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। सिलेंडर कैसा है? हॉलो। कैसे कैलकुलेट होगा? पहले हॉलो सिलेंडर समझ आ रहा है आपको? आपके घर में जैसे कोई बहुत पतली सी पाइप हो, उसका इतना टुकड़ा आप काट लो तो ये जो पाइप का एग्जाम्पल आपको दिखेगा वो हॉलो सिलेंडर का एग्जाम्पल होगा। या जैसे एक चूड़ी ले लो, एक चूड़ी के ऊपर आपने दूसरी चूड़ी रखी, उसके ऊपर एक और चूड़ी रखी और इतना लंबा ढेर लगा दिया, उससे भी देखो आपको एक हॉलो सिलेंडर मिलेगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कैसे करेंगे? यहां से चलते हैं x हाइट ऊपर और यहां इसका एक एलिमेंटल रिंग कंसिडर करते हैं। इस सिलेंडर को आप ऐसे पतले पतले ढेर सारे रिंग से मिलकर बना हुआ मान सकते हो। इस रिंग का मास मान लेते हैं dm और इसकी रेडियस कितनी होगी? इसकी रेडियस भी r ही होगी। क्यों भाई? अगर इस सिलेंडर में हम ऊपर से एक स्ट्रिप काटें तो हमें स्ट्रिप कैसी मिलेगी? हमें ये स्ट्रिप मिलेगी सर्कुलर। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक चूड़ी के ऊपर आप कई सारी चूड़ियां रखो तो नीचे से अगर आप x हाइट ऊपर जाके एक पतली सी स्ट्रिप काटो तो आपको एक अकेली चूड़ी मिलेगी, मतलब आपको मिलेगा एक रिंग। ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से समझना कि किस केस में कैसा फिगर है और किस एक्सिस के अबाउट हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे ये एक पेज है, इसको अगर ऐसे मोड़ दिया जाए और बनाया जाए एक सिलेंडर, तो ये है हमारा हॉलो सिलेंडर, खोखला सिलेंडर, और जो एक्सिस है वो ऐसे पास होगी। ये है इसकी एक्सिस और ये है सिलेंडर। इस एक्सिस के अबाउट अगर ये रोटेट करे तो हम इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? इसका मास क्या ले लिया जाए? dm। इसकी रेडियस कितनी होगी? जो सिलेंडर की रेडियस होगी यानी r। इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा di। छोटा सा मास तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटा सा di। रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? dm इंटू r स्क्वायर। इसलिए इस पूरे सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स टू होगा इंटीग्रेशन dm इंटू r स्क्वायर। I इज इक्वल्स टू, इसमें से r स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये बाहर इंटीग्रेशन dm, और इंटीग्रेशन dm यानी इस dm यानी हर एक रिंग के मास को अगर आप ऐड करोगे, इसका मास, इसका मास, इसका मास, सारे एलिमेंटल रिंग का मास जब जुड़ेगा तो ये आएगा अल्टीमेटली पूरे के पूरे सिलेंडर का मास, जो कि कितना है? कैपिटल M। तो I इज इक्वल्स टू फाइनली आएगा mr स्क्वायर। यही होता है हॉलो सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट। आप देख सकते हैं रिंग का फॉर्मूला और सिलेंडर का फॉर्मूला सेम है। तो ये मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि अगर कोई भी फिगर हमारे पास हो, कोई भी रिजिड बॉडी हो, अगर उसकी स्टैकिंग की जाए, जैसे अगर रॉड है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, एक रॉड के ऊपर दूसरा रॉड, दूसरे रॉड के ऊपर तीसरा रॉड, ऐसे रॉड रखते रखते
एक ट्रायंगुलर लैमिना बनाया जाए, तो उस ट्रायंगुलर लैमिना का भी फॉर्मूला वही आता है जो रॉड का आता है, बस रॉड के फॉर्मूले में रॉड का मास होगा और ट्रायंगुलर लैमिना के फॉर्मूले में ट्रायंगुलर लैमिना का मास होगा। वैसे ही रिंग के फॉर्मूले का स्ट्रक्चर और इसके फॉर्मूले का स्ट्रक्चर एकदम सेम होता है। यहां रिंग के केस में रिंग का मास पुट करेंगे, सिलेंडर के केस में सिलेंडर का मास पुट करेंगे, और अगर दोनों का मास सेम है, यानी अगर रिंग भी 1 kg की है और 1 kg का सिलेंडर भी है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। दूसरी बात, इस सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस हाइट पे डिपेंड नहीं करता। तो चाहे इतना बड़ा सिलेंडर हो, चाहे इतना बड़ा सिलेंडर हो या बहुत ऊंचा सिलेंडर हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा जब तक कि मास और रेडियस सेम है। तो पहला केस एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। याद भी रहना चाहिए ये फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूले हैं ये सारे कि आपको याद रखना पड़ेगा कि स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होता है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होता है, कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होता है, याद रखना पड़ेगा। तो अभी मैं सारे जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा लूंगा तो आपको पेज में एक चार्ट बनवाऊंगा जिसमें बाएं तरफ सारे रिजिड बॉडीज के नाम लिखे होंगे और दाईं तरफ फिगर बना के हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। चाहे तो उस पेज को आप जिस भी कमरे में पढ़ते होगे वहां अपने टेबल के सामने चिपका भी सकते हो। बार बार देखोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद हो जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा जब परमानेंटली आपको याद हो जाएगा। इस तरह की चीजें करनी पड़ती हैं। तो केस नंबर 1 क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में फिर से एक सिलेंडर है, लेकिन अब की बार ये सिलेंडर कैसा है, ये सिलेंडर है सॉलिड सिलेंडर। फिर से हमें इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। इसका मास m, रेडियस r। सॉलिड सिलेंडर का एग्जांपल, जैसे 1 रुपए का आपने सिक्का लिया, उसके ऊपर एक और सिक्का रखा, उसके ऊपर एक और सिक्का रखा और इतना लंबा ढेर लगा दिया। अब अगर उसको हम ऐसा कॉम्बिनेशन एक बॉडी के रूप में देखें तो वो एक सॉलिड सिलेंडर का एग्जांपल होगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। सिक्के वाला एग्जांपल मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि अभी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए फिर से यहां से गए ऊपर x, और अब इसमें से एक पतली सी जो एलिमेंट हम काटेंगे ये होगा हमारा एक डिस्क, क्योंकि अब इसमें बीच में मटेरियल है। जैसे आप किसी भी खीरा अगर आप खाते होंगे या मूली आप खाते होंगे सैलेड में, तो ऐसे ऐसे जब हम उसको काटते हैं तो उसका जो एक टुकड़ा मिलता है हमें, वो कैसा होता है, वो डिस्क के शेप का होता है। ठीक वही चीज यहां भी हो रही है। या आपने अगर कैरम खेला होगा तो कैरम में हम उसके क्वाइंस को ऐसे एक के ऊपर एक ऐसा स्टैकिंग करके रखते हैं। तो अगर नीचे से आप एक्स हाइट गए और उसमें से आपने एक स्ट्रिप काटी तो आपको जो मिलेगा सर्कुलर हिस्सा वो कैसा होगा, वो डिस्क का एग्जाम्पल होगा, वो डिस्क होगा। तो इस डिस्क का रेडियस कितना होगा, r होगा। इसका मास कितना ले लिया जाए, dm। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा di इज इक्वल्स टू, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 dm r स्क्वायर। हेंस पूरे के पूरे सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, इसका करना होगा इंटीग्रेशन 1/2 dm r स्क्वायर। अब इसमें देखो x तो है ही नहीं, इसमें x तो आ ही नहीं रहा है, इसमें क्या है, बस dm है, इसलिए यहां लिमिट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हाफ r स्क्वायर कांस्टेंट है, ये आएगा बाहर, सिर्फ बचेगा इंटीग्रेशन dm। इंटीग्रेशन dm मींस इस पूरे के पूरे सॉलिड सिलेंडर को ऐसे ही पतले पतले ढेर सारे डिस्क से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। तो dm 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 अगर हम ऐड करें, ये इंग्लिश का लेटर s है, s यानी समेशन, जोड़ना। तो इंटीग्रेशन dm आप करोगे तो क्या मिलेगा, पूरे के पूरे सिलेंडर का मास यानी कि कैपिटल M। तो इसकी जगह आएगा कैपिटल M। फाइनली आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही है, उतना ही आता है जितना कि डिस्क का आता है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, मतलब फॉर्मूला सेम है। डिस्क के केस में डिस्क का मास पुट करेंगे और सिलेंडर के केस में सिलेंडर का मास पुट करेंगे। अगर दोनों का मास सेम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम आएगा। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके हाइट पे डिपेंड नहीं करता। केस 3 सोचो क्या हो सकता है, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में सिलेंडर कैसा है, कुछ इस तरह का सिलेंडर है। इसमें हमें एक इनर रेडियस मिलेगी
दैट इज R1 और एक आउटर रेडियस मिलेगी दैट इज R2। बीच का पोर्शन खाली है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसमें मटेरियल है और हमें अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट। इसका भी मास कितना है m। कैसे सॉल्व करेंगे? आई होप अगर आपको ये समझ आया होगा, ये समझ आया होगा तो ये भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी अगर इससे यहां से हम x हाइट ऊपर जाएं और एक पतली सी स्ट्रिप काटें तो यहां जो हमें स्ट्रिप मिलेगी उसका शेप कैसा होगा? उसका शेप होगा एनुलर डिस्क का। बिल्कुल सही आपका सोचना है, इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा? एनुलर डिस्क का। फिर से वही काम करेंगे, एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, सेम वही आंसर आएगा जो एनुलर डिस्क का आता था। और एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता था याद है? I इक्वल टू आता था m R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह के शेप का अगर सिलेंडर हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, फॉर्मूला m R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 याद रहना चाहिए। आई होप सिलेंडर के तीनों केसेस क्लियर हो गए होंगे, नोट कर लेना अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमें रिजिड बॉडी लेना है वो है स्फीयर। स्फीयर में भी दो केस बनेंगे, पहला केस वो होगा जिसमें स्फीयर हॉलो होगा और दूसरा केस वो होगा जिसमें स्फीयर सॉलिड होगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का। स्फीयर में दो केस हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2। केस नंबर 1 यानी हॉलो स्फीयर का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, यूजिंग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में उतना भी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन नहीं होगा, बट अगर दूसरे वाले केस से इसकी तुलना की जाए तो दूसरा वाला केस कंपैरेटिवली आसान है और उसी मेथड से हम यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको समझाने जा रहे हैं। तो इसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है और इसमें आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन भी यूज करना होगा, तो बहुत ही ध्यान से देखना। अब यहां कोई स्फीयर नहीं है, यह है एक्स एक्सिस, ये है y एक्सिस। तो z एक्सिस कैसे होगी? z एक्सिस ऐसे होगी। सोचो जरा, अगर यहां ये कौन सा प्लेन है? ये है xy प्लेन। ये प्लेन कौन सा प्लेन होगा? ये प्लेन होगा yz प्लेन। और ये प्लेन कौन सा प्लेन होगा? ये प्लेन होगा xz प्लेन। इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर यहां एक पॉइंट लिया जाए और आपसे पूछें कि अगर इसका कोऑर्डिनेट x, y हो, यानी ये डिस्टेंस हो x और ये डिस्टेंस हो y, तो ओरिजिन से इसकी आप डिस्टेंस बताओ। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस आएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो, अगर इस पॉइंट को ऐसे ऊपर उठाया जाए, ऐसे यहां पे, तो अगर ये पॉइंट यहां आ जाए, यानी सपोज यहां पे, तो अब इसका कोऑर्डिनेट होगा x, y, z। समझ लो ये मार्कर की लेंथ है z। तो अब इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? इस वाले पॉइंट का इसका कोऑर्डिनेट आएगा x, y, z। अब अगर आपसे पूछें कि इस पॉइंट की आप x एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस बताओ और इस पॉइंट की z एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, तो इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी? वो ये होगी। इसमें फिर से लगाएंगे पाइथागोरस का थ्योरम। ये वाली लेंथ है y और ये वाली लेंथ है z। तो ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ आएगी रूट ओवर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो अगर यहां एक पॉइंट लिया जाए, लेट अस टेक अ पॉइंट P इन 3D और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? x, y, z। तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस ये कितना आ रहा है? रूट ओवर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। एग्जैक्टली इन द सेम वे डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस कितना होगा? y एक्सिस आएगा, देखो x एक्सिस से तो yz, y एक्सिस से ये आएगा z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। एग्जैक्टली इन द सेम वे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम z एक्सिस ये आएगा रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं है। घर पे भी आप आराम से एक x, एक y और एक z बना के
थ्री डायमेंशन में एक पॉइंट लेके, थ्री डायमेंशन में पॉइंट लेने का मतलब ये है कि पॉइंट ना एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, ना पॉइंट वाई एक्सिस पे होना चाहिए, ना पॉइंट जेड एक्सिस पे होना चाहिए, ना ही पॉइंट एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए, ना वाई जेड प्लेन में और ना ही जेड एक्स प्लेन में। ऐसा 3D में हवा में पॉइंट होना चाहिए, उसका कोऑर्डिनेट हो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ये डिस्टेंस आएगी रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वाली डिस्टेंस होगी रूट ओवर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाली जो डिस्टेंस है उसकी जेड एक्सिस से वो आएगी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक चीज और समझो, ये था हमारा z, ये लेंथ है z, और यहां है हमारा पॉइंट P। अगर ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस पूछें, क्या पूछा जाए? ओरिजिन से डिस्टेंस, और सपोज इस डिस्टेंस को मान लिया जाए कैपिटल R, तो जो OP होगा वो क्या होगा? OP इज इक्वल्स टू R, और R की वैल्यू क्या होगी? बहुत ही ध्यान से देखना, ये वेक्टर का पार्ट है। जब मैंने वेक्टर्स पढ़ाया था तो वेक्टर्स में ये सारी चीजें आती हैं। जब आप एक्स आई कैप जे कैप के कैप के बारे में पढ़ते हो, किसी भी वेक्टर का जब 3D में उसको रिप्रेजेंट करते हो आप आई कैप जे कैप और के कैप की हेल्प से, तो वहां ये सारी चीजें पढ़ने को मिलती हैं। 3D ज्योमेट्री है, बट उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। आप थोड़ा सा अगर आप इमेजिनेशन पावर यूज करो तो आप इसको आसानी से समझ सकते हो। अब देखो, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ओरिजिन से इस पॉइंट P OP की डिस्टेंस चाहिए, जिसको हम क्या कह रहे हैं कि इस डिस्टेंस को ले लिया जाए R। तो ये कैसा निकलेगा? ये निकलेगा वंस अगेन पाइथागोरस थ्योरम से। यहां बन रहा है ये 90 डिग्री, बेस लेंथ कितनी है? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर ये वाली लेंथ कितनी है? ये है z। हमें चाहिए ये हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज जेड स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर की वैल्यू मिलेगी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इतनी सारी चीजें आप समझ गए? वेरी गुड। अब इसको हटाते हैं। हमें समझना था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक हॉलो स्फीयर का, बट उसको समझने के लिए इतनी सारी चीजें पहले से समझना जरूरी था। अब देखो, स्फीयर तो यहां बनाया नहीं जा सकता। स्फीयर एक 3 डायमेंशनल फिगर है, यहां जो भी बन सकता है वो 2 डायमेंशनल फिगर बन सकता है। तो यहां मैंने फिर भी ऐसे एक बना दिया। ध्यान रहे, ये सर्कल नहीं है, ये क्या है? ये एक स्फीयर है। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस कैसे होगी? जेड एक्सिस इस तरह से होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब सोच के बताओ, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू सिमेट्री क्या एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट और जेड एक्सिस के अबाउट सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? जब ये पूरा हॉलो स्फीयर अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट करेगा तो उसके मास डिस्ट्रीब्यूशन को देखो, आधा आधा हेमिस्फीयर ऊपर, आधा हेमिस्फीयर नीचे। वैसे ही जब ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो भी अगर इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो आधा हेमिस्फीयर ऐसे और आधा हेमिस्फीयर इस तरफ। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, इसलिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे के पूरे स्फीयर का, चाहे एक्सिस के अबाउट निकाला जाए, चाहे वाई एक्सिस के अबाउट निकाला जाए, चाहे फिर जेड एक्सिस के अबाउट निकाला जाए, इस स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। और यहां हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है भी, यह है बच्चों की बॉल। ये हॉलो स्फीयर का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहां पे बॉल इस तरह से रखी हुई है। अब अगर एक्स एक्सिस के अबाउट ये इस तरीके से रोटेट करे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर अगर ये वाई एक्सिस के अबाउट इस तरह से रोटेट करे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जेड एक्सिस के अबाउट अगर ये इस तरीके से रोटेट करे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू सिमेट्री सेम होगा। तो यहां हम कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस hollow sphere about x axis will be equal to about y axis will be equal to about z axis। इसको सिंपली I मान लिया जाए, यानी पूरे के पूरे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के अबाउट, y एक्सिस के अबाउट और z एक्सिस के अबाउट ड्यू टू सिमेट्री सेम होगा, इसलिए इन सबको क्या मान लिया जाए? I मान लिया जाए। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बहुत ही ध्यान से देखो, अब इसमें इस स्फीयर में हम यहां पे एक छोटा सा पार्टिकल, एक एलिमेंटल मास कंसीडर करेंगे। इसका मास ले लिया जाए कितना? dm, और ये अगर पॉइंट P है तो इसका कोऑर्डिनेट ले लिया जाए, इसका कोऑर्डिनेट होगा x, y, z।
अब देखो यहाँ आपको फिगर में तो दिख रहा होगा कि ये तो एक सर्कल है, बहुत होगा तो इसको आप डिस्क मान सकते हो। तो आप कहोगे सर इसमें एक्स वाई जेड कहाँ होगा? तो वही बात है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, इसको 2D में नहीं बनाया जा सकता। इसे आप यहां समझ सकते हो, ये नुकीला हिस्सा दिख रहा है, ये सपोज करो कि यही है हमारा यहाँ पे पॉइंट P, ठीक बीचों बीच से जा रही है ऐसे एक्स एक्सिस, ठीक बीचों बीच से ऐसे ऊपर वाई एक्सिस और ऐसे जेड एक्सिस। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ये जो पॉइंट है वो 3D में है, 3 डायमेंशन में है, ना ही वो किसी एक्सिस पे है और ना ही वो किसी प्लेन में है। अब सोचो जरा, इस एलिमेंटल मास का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंटल मास dm अबाउट x एक्सिस, क्या होगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा dix इज इक्वल्स टू, अगर ये स्फीयर x एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करे तो ये ऐसे सर्कल में घूमेगा। क्यों भाई? कोई भी रिजिड बॉडी जब किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो उसके सारे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन करते हैं। अब सोचो जरा, इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा? ये पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस y नहीं होगा, ये हवा में है, और यहां जब हवा में पॉइंट होता है तो उसका y एक्सिस से डिस्टेंस मैंने पहले ही निकाला था। ये देखो, ये है उसका y एक्सिस से डिस्टेंस, और सॉरी यहां x एक्सिस से हमें डिस्टेंस लेना है। इसका सर्कुलर मोशन जब होगा तो उसका जो रेडियस बनेगा वो x एक्सिस से इस पार्टिकल p की डिस्टेंस होगी, और इस पॉइंट P का जो कि 3D में है, हवा में है, इसका x एक्सिस से डिस्टेंस ये रहा √y² + z²। तो हम क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं x एक्सिस के अबाउट? बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने मास लिया है एलिमेंटल मास dm, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटू सा होगा dix, और ये एक सिंगल पार्टिकल है जो x एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा dm, और x एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस है वो इसके सर्कुलर मोशन का रेडियस होगा, वो होगा √y² + z²। इसका करना होगा आपको स्क्वायर, तो ये आएगा y² + z²। इसमें कोई डाउट नहीं है। हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल हॉलो स्फीयर अबाउट x एक्सिस विल बी, हमने एक छोटा सा एलिमेंटल मास लिया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा किस एक्सिस के अबाउट? x एक्सिस के अबाउट। तो पूरे के पूरे इस हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा निकलेगा? Ix इज इक्वल्स टू, इसी का करना होगा इंटीग्रेशन dm y² + z²। इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप यहां तक समझ गए तो आगे भी आपको एकदम आराम से समझ आएगा। यहीं तक एक तरह से मेन पार्ट है इसके समझने का। ये समझ आ गया। एग्जैक्टली इन द सेम वे बताओ, अच्छा आई वाई लिखा जा सकता है पूरे के पूरे इस हॉलो स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट। पहले वैसे एक एलिमेंटल मास जो हमने लिया है उसका वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, वो कितना आएगा dm। इसकी जब ये वाई एक्सिस के अबाउट ये स्फीयर ऐसे घूमेगा तो ये ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा। ये पॉइंट हवा में है, ध्यान रखना। अब उसकी वाई एक्सिस से जो दूरी है वो आएगी √z² + x², वो उसके सर्कुलर ट्रैक का रेडियस बनेगा। तो फिर ये लिखने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा इंटीग्रेशन dm और ये आएगा z² + x²। ये आ गया इक्वेशन स्टार डैश। ठीक वैसा ही iz आएगा इंटीग्रेशन dm x² + y², ये मान लेते हैं स्टार डबल डैश। इसमें कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। अब क्या किया जाए, इन तीनों पार्ट्स को जोड़ दिया जाए। इन तीनों पार्ट्स को जोड़ दिया जाए। जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा? जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा? LHS में मिलेगा ix + iy + iz इज इक्वल्स टू, यहां जो इंटीग्रेशन है, देखो इंटीग्रेशन में एक छोटा सा थ्योरम होता है। थ्योरम क्या होता है? अगर इंटीग्रेशन fx dx प्लस इंटीग्रेशन gx dx लिखा हो, इसे आप ऐसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन fx + gx dx। यही थ्योरम एक तरह से यहां अप्लाई करेंगे। इसमें इंटीग्रेशन dm y² + z², फिर उसमें ये और फिर इसमें ये, जब आप ऐड करोगे तो ऐड करने में आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन dm, ऐसे कॉमन ले लेते हैं
और ये सारा पार्ट ऐड कर दिया जाए। इस सारे पार्ट को जब आप ऐड करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर भी 2 बार है, वाई स्क्वायर भी 2 बार है, जेड स्क्वायर भी 2 बार है, 2 भी कॉमन आ जाएगा। तो एक तरह से 2 भी कॉमन ले लेते हैं। यहां हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये तीनों वैल्यूज सेम है ड्यू टू सिमेट्री। इस स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस और अबाउट जेड एक्सिस सेम होगा, और वो हमने आई लिया है। तो ये भी आई, ये भी आई, ये भी आई, ये हो गया 3i, और हमें आई की ही वैल्यू निकालनी है। इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन dm। ये चीज बताओ, अच्छा अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, ये r स्क्वायर आया था P पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस। अभी यहां पे लिखा भी था मैंने, कितना आया था r स्क्वायर। तो यहां से देखो i की वैल्यू हमें मिलेगी 2/3, ये r स्क्वायर भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर, इंटीग्रेशन बचेगा सिर्फ dm का। और पूरे इस स्फीयर में अगर एक छोटा सा एलिमेंटल मास यहां है dm, फिर यहां dm, यहां dm, यहां dm, करते 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 अगर पूरे को हम एड अप करें, जोड़ें, तो क्या हमें मिलेगा? इस पूरे स्फीयर का मास। और इस पूरे स्फीयर का मास कितना है? m। तो ये मिलेगा हमें I = 2/3 mr²। यही होता है फॉर्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आई होप आपको डेराइवेशन समझ आया होगा कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है। यूजिंग इंटीग्रेशन भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए वो मैं आपको नहीं बता रहा। ये वाला प्रोसेस ज्यादा सिंपल है। अल्टीमेटली रिजल्ट यही आएगा, और ये रिजल्ट भी आपको याद होना चाहिए। हॉलो स्फीयर का किसी भी एक्सिस के अबाउट, वो अगर सेंटर से पास हो रही है, तो सेंटर से पास होने वाली, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वाई एक्सिस हो, चाहे जेड एक्सिस हो, चाहे कोई भी इंक्लाइंड एक्सिस हो, अगर वो सेंटर से पास होगी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होगा 2/3 mr²। अब आगे बढ़ते हैं, इसका केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2, अब की बार जो हमारा स्फीयर है वो स्फीयर कैसा होगा? सॉलिड स्फीयर। फिर से मास m और रेडियस r। तो अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं केस नंबर 2 विच इज सॉलिड स्फीयर, मास m, रेडियस r। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने से पहले आप ये बताओ कि अगर ये एक हॉलो स्फीयर है और ये एक सॉलिड स्फीयर है, दोनों का मास सेम सेम, रेडियस भी सेम सेम, सोच कर बताओ क्या दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम होगा या अलग अलग होगा? और अलग अलग होगा तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा? सोचो। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं होगा। इसमें मास यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन इसमें पूरा मास इसके सरफेस पे पहुंच गया। तो सिंस इस केस में एक्सिस के अबाउट अगर हम मास का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो मास एक्सिस से ज्यादा दूरी पर फैला हुआ है, और इसमें मास बीच में भी है, यहां भी है, यहां भी है, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी होगा इससे कम होगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना प्रूफ करा था अभी हम लोगों ने? 2/3 mr²। इसका देखते हैं कितना आएगा। तो पहला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हुआ। सॉलिड स्फीयर मतलब जैसे बचपन में आपने कंचा खेला होगा, कंचा सॉलिड स्फीयर का एग्जांपल है। जैसे घर में आलू ले लो, अगर एकदम प्योर गोल आलू है तो वो भी किसका एग्जांपल है? सॉलिड स्फीयर का। अब देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें करना होगा थोड़ा इंटीग्रेशन। यह है एक सॉलिड स्फीयर, थोड़ा ऐसे बना देते हैं ताकि 3D वाला लुक आए। इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। वंस अगेन, अगर सेंटर से पास हो रही है एक्सिस, तो चाहे एक्सिस ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट होगा? इसमें इंटीग्रेशन का तामझाम लगाने से पहले एक छोटा सा लॉजिक लगाया जाए। ऊपर वाला पोर्शन, ये ऊपर हेमिस्फीयर, नीचे भी हेमिस्फीयर। अगर इसको ऐसे 2 पार्ट में काट दें तो ऊपर एक हेमिस्फीयर मिलेगा, नीचे भी एक हेमिस्फीयर मिलेगा। सोचो ऊपर वाले हेमिस्फीयर का और नीचे वाले हेमिस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा ना? मास भी सेम सेम, रेडियस भी सेम सेम, और एक्सिस के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम सेम। तो क्यों ना सिर्फ ऊपर वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के डबल कर दिया जाए, उससे क्या होगा? थोड़ी मेहनत बच जाएगी।
तो आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि इस ऊपर वाले हेमीस्फीयर का अपर हाफ पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा निकलेगा। तो यहां से गए x हाइट ऊपर और हमने एक ऐसा स्लाइस काटा। ये जो आप स्लाइस काटोगे ये कैसा होगा, ये जो आप स्लाइस काटोगे ये कैसा होगा, इसकी विड्थ मान लेते हैं dx। यहां से यहां तक ये रेडियस होगा स्फीयर का कैपिटल R, और इसकी जो रेडियस है ये मान ली जाए स्मॉल r। जिसमें पाइथागोरस थ्योरम से हमें दिख रहा है कि r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर मिलेगा। यहाँ से R स्क्वायर की वैल्यू होगी R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए पहले ही निकाल के इसको डब्बे में बंद कर लेते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि अगर इसको ऐसे स्लाइस काटा जाए तो ये क्या मिलेगा, रिंग होगा या डिस्क होगा। जैसे आलू ले लो, घर में कभी चिप्स वगैरह बनाए होगे तो आपने देखा होगा, आलू को अगर ऐसे पतली पतली स्लाइसेस काटी जाए तो जो एक स्लाइस मिलेगा वो किसका एग्जाम्पल होगा, वो होगा डिस्क का एग्जाम्पल। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए हमें इसका मास भी चाहिए। इसका मास कितना मान लेते हैं, dm। इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंटल डिस्क। डिस्क है तो एक तरह से सिलेंडर ही, सिलेंडर को अगर ऐसे चपटा कर दिया जाए कि उसकी जो हाइट है वो dx के इक्वल हो जाए, तो उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस का एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है dx। ये हुआ इस एलिमेंटल डिस्क का वॉल्यूम। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बहुत ही ध्यान से देखना, ये जो मास m है ये पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये 3 डायमेंशनल बॉडी है। इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। इस वॉल्यूम का मास है m, तो यूनिट वॉल्यूम का मास कितना होगा, m डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R क्यूब। 3 चला गया ऊपर, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। सो बेसिकली रो इज व्हाट, रो इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। एकांक वॉल्यूम का यूनिट वॉल्यूम में जितना भी मास होगा रिजिड बॉडी का उसको रो बोलते हैं। आगे की कैलकुलेशन रो में ही लेके चलेंगे, फिर लास्ट में रो की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। तो ऐसे कह सकते हैं कि यूनिट वॉल्यूम का मास है रो, इसलिए इतने वॉल्यूम का मास कितना होगा, पाई r स्क्वायर dx। वॉल्यूम का मास आएगा पाई r स्क्वायर dx इंटू रो। यही होगा इस एलिमेंटल डिस्क का मास, दैट इज dm। इस dm की वैल्यू को भी यहाँ कोपचे में लिख लेते हैं, dm इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर dx इंटू रो। इसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक की कहानी क्लियर है। इस रो की भी वैल्यू को लिख लें, क्या रो भी लिख लेते हैं, 3m डिवाइडेड बाई 4 पाई r क्यूब। अब कॉन्सेंट्रेट करते हैं सिर्फ इस डिस्क के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे। डिस्क के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में डिस्क के ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यूज होगा। क्या होता है, हाफ मास ऑफ द डिस्क इनटू r स्क्वायर। तो अब इसमें सबसे पहले लिखेंगे इस डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल डिस्क क्या होगा, di इज इक्वल्स टू 1/2 dm r स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। di इज इक्वल्स टू 1/2 dm की वैल्यू वो रही पाई r स्क्वायर dx इंटू रो इंटू r स्क्वायर। r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर, r टू द पावर 4। r भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। क्यों भाई, अलग अलग डिस्क का r अलग अलग होगा ना, यहाँ r ज्यादा होगा, यहाँ r थोड़ा कम, यहाँ r थोड़ा और कम, यहाँ r और कम। तो r भी वेरिएबल है और x तो वेरिएबल है ही। तो अगर दो वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है जब आप बीटेक फर्स्ट ईयर में जाओगे तो ऐसा कुछ आइटम भी पढ़ोगे, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, बट वो सब अभी दूर की चीज है। यहाँ इसे हमें सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम वो रिलेशन यूज करेंगे, यानी स्मॉल r इज इक्वल्स टू ये वाला r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। तो यहाँ से हमें मिलेगा di इज इक्वल्स टू 1/2 पाई, ये जो r टू द पावर 4 है, इसमें रो को भी पहले लिख लेते हैं। r की पावर 4 की वैल्यू बताइए यहाँ से क्या आएगा, दोनों ओर का अगर हम स्क्वायर करें तो r की पावर 4 की वैल्यू मिलेगी r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dx। इसका स्क्वायर भी खोल लेते हैं,
डी आई इज इक्वल्स टू 1/2 पाई रो, ये आएगा r टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 4 माइनस 2r² x² dx। ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? इस एलिमेंटल डिस्क का। सोचो जरा, अब अगर पूरे स्फीयर का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हो तो हम क्या करेंगे? हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल sphere will be I इज इक्वल्स टू क्या होगा? पहली बात तो 2 टाइम्स करेंगे और इसका करना पड़ेगा इंटीग्रेशन r टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 4 माइनस 2r² x² dx। कहां से कहां तक? फ्रॉम x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू r तक। ये यहां तक अगर आप समझ गए तो फिर इसके बाद आगे मैथमेटिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां तक कैसे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जा रहा है? ऊपर वाले आधे भाग का जो हेमिस्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके हमने डबल किया है। अब इसमें देखो, जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लेते हैं। 2 से 2 निपटा दें क्या? 2 से 2 निपट गया। आई की वैल्यू कितनी आ गई? पाई रो कांस्टेंट है बाहर। अब हमें इंटीग्रेशन करना है। जब इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे यानी r टू द पावर 4 dx, तो r टू द पावर 4 भी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन dx की वैल्यू आप सबको पता होगी x होती है। इंटीग्रेशन dx अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे कर लो, x टू द पावर 0 इंटू dx। इसका फॉर्मूला क्या होता है? x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, तो ये x आ जाएगा। तो इस वाले पार्ट का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? r टू द पावर 4 तो कांस्टेंट है, वो आ गया बाहर। बहुत ही ध्यान से देखना, r टू द पावर 4 बाहर आ गया। dx का इंटीग्रेशन x प्लस वैसे ही इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे, यह आएगा x टू द पावर 5/5 माइनस इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे, इसमें भी 2r² कांस्टेंट, x² का इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर 3/3। फिर इसमें लिमिट भी चढ़ाना है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू r। जब लोअर लिमिट आप इसमें पुट करोगे तो हर जगह न्यूमरेटर में x है, 0 मिलेगा हमें, उसको पुट करने का कोई फायदा नहीं है। सीधे इसमें x इक्वल टू r सब्स्टिट्यूट किया जाए तो i इज इक्वल्स टू आया पाई रो। r जब आप इसमें पुट करोगे तो r इंटू r टू द पावर 4, ये आएगा r टू द पावर 5 प्लस ये आएगा r टू द पावर 5/5 माइनस ये आएगा 2/3 r टू द पावर 5। r² यहां भी x की जगह r पुट किया, r³ इंटू r² हो गया r टू द पावर 5। i इज इक्वल्स टू पाई रो कैल्शियम 15, या 15 r टू द पावर 5 प्लस 3 r टू द पावर 5 माइनस 10 r टू द पावर 5। इसमें कोई डाउट नहीं है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, एकदम फॉर्मूले के निकट पहुंच गए हैं हम लोग। फॉर्मूला मिलने ही वाला है जो आपको याद भी रहना चाहिए। पाई रो की वैल्यू भी रख दें क्या? रख ही देते हैं, 3m डिवाइडेड बाई 4πr³। यहाँ ब्रैकेट के भीतर क्या मिलेगा? 15 और 3 18 माइनस 10 यानी आएगा 8r टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 15। लो कटाओ पिटाओ, पाई से पाई निपट गया, 4 से ये 8 2 बार में निपट गया, 3 से ये निपट गया 5 बार में। i इज इक्वल्स टू ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 5, ये पूरा पूरा बचा m, और r³ से ये 3 कैंसिल हो गया, 2 बचेगा, ये नहीं आएगा 2/5 mr²। इतनी मेहनत के बाद फाइनली सॉलिड स्फीयर का ज्योमेट्रिकल एक्सिस या सेंटर से पास होने वाली किसी भी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनली हमने कैलकुलेट किया। कितना आया? 2/5 mr²। उसका तो था 2/3 mr²। तो अगर न्यूमरेटर छोटा होगा तो वैल्यू बड़ी होगी। तो स्फेरिकल शेल का या हॉलोस्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है क्योंकि इसमें बीच में भी मास होता है। ये फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए। स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप इसका प्रूफ आपको समझ आया होगा। जब इस वीडियो को देख लेना तो रफ कॉपी निकाल के सारे प्रूफ्स को फिर से ट्राई करना, कम से कम 2-2 बार, ताकि कोई भी पूछे तो कहीं भी आपको
इसके डेराइवेशन में ऐसा ना हो कि आप बीच में ही जाके अटक जाओ। ऐसा कहा जाता है कि प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि अगर हमारा दिमाग भी गलती करे तो हमारा हाथ गलती ना करे। इतनी बार उस चीज को लिखा हुआ होना चाहिए कि दिमाग कहीं और भी है, ध्यान भटक भी गया तो हमारा हाथ गलती ना करे। जैसे आप घर का रास्ता कभी भूलते नहीं हो, दोस्त के साथ बाइक पे आ रहे हो या साइकिल से आ रहे हो, बीच में बातें भी कर रहे हो, इधर उधर भी देख रहे हो, लेकिन हैंडल अपने आप घर की तरफ मुड़ रहा है, इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि दिमाग भी अगर गलती करे तो हाथ गलती ना करे। तो इसका प्रूफ अब बार बार आप रफ कॉपी में प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं कोन की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोन का। फिर से इसमें दो केस बनेंगे। केस नंबर 1, कैसा कोन है? हॉलो कोन। हॉलो कोन का एग्जाम्पल सोचो। हॉलो कोन के एग्जाम्पल में जैसे आइसक्रीम का जो कोन होता है वो हो गया, या जोकर की जो टोपी होती है, या बर्थडे में आप जो टोपी पहनते हो वो, या इसी को जैसे आपने मूंगफली वगैरह खाया होगा, या ऐसे जो झालमुड़ी होता है वो खाते हो आप, तो ऐसे कोन बनाते हैं ना, इसमें अंदर क्या है? कोई मटेरियल नहीं है। तो इस तरह का जो कोन होगा वो कैसा कोन होगा? हॉलो कोन। इसी का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना कैसे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो रहा है। इस कोन को ऐसे बनाए, कोन को बनाने को तो आप ऐसे भी बना सकते हो, बट ऐसे बना लेते हैं। इस कोन का मास है कितना? इस कोन का मास है m और रेडियस है r, और इस एक्सिस के अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। क्लियर हो गया फिगर? मास m, रेडियस r, इसकी जो स्लांट हाइट है, तिरछी ऊंचाई, इसको L मान लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां से चलते हैं x डिस्टेंस आगे और एक ऐसे पतली सी स्ट्रिप काटते हैं। पतली सी जो स्लाइस आप काटोगे, अगर ये खोखला रिंग है तो ये क्या मिलेगा हमें? ये मिलेगा हमें एक रिंग। इसका जो विड्थ है वो कितना मान लिया जाए? ये मान लिया जाए dx, और इसकी जो रेडियस है ये कितनी मान ली जाए? r। इसकी रेडियस स्मॉल r, कोन की रेडियस r, स्लैंट हाइट हमने मानी है, वो कट पिट जाएगा, जो फाइनल आंसर आएगा उसमें L नहीं दिखेगा। अब पहली बात तो हमें इस एलिमेंटल रिंग का मास चाहिए। दूसरी बात, हमें मास के साथ साथ इस r को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि स्मॉल r की वैल्यू कितनी होगी। देखो सबसे पहले स्मॉल r की वैल्यू निकाल के दिखाते हैं आपको। इस एंगल को मान लो थीटा। कई लोग इसमें सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं जो आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता। ये एंगल अगर थीटा है और आपसे कहेंगे भाई साइन थीटा की वैल्यू आप लिख डालो, किसकी वैल्यू लिखो? साइन थीटा की। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? r/x इज इक्वल्स टू, फिर से साइन थीटा की वैल्यू लिखो इस बड़े वाले ट्राइंगल में, तो ये आएगा r डिवाइडेड बाई l। इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां से r की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? r/l इंटू एक्स। r निकाल लिया हमने। क्यों निकाल रहे हैं r? क्योंकि जब इस एलिमेंटल रिंग का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे तो फिर आपको r की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज अब हमें क्या करनी है? अभी हमें इसका मास निकालना है। इस एलिमेंटल रिंग का मास कितना मान लिया जाए? dm। सोचिए यहां रिंग है, इस रिंग को काट कर अगर सीधा करें, इस रिंग को अगर हम काट के ऐसा सीधा करें तो हमें ऐसी एक लाइन मिलेगी। इसका लेंथ होगा 2πr और ये जो विड्थ है ये कितनी है? dx। इसका पूरा एरिया बता सकते हो? इसका पूरा एरिया कितना होगा? इसका पूरा एरिया अगर dA लिया जाए तो ये आ जाएगा 2πr इंटू dx। सोचो यहाँ जो कोन का पूरा मास m है वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना कि वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है? वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर कोन हॉलो है तो सिर्फ उसके सरफेस पे, ये जो पूरा मास है वो सिर्फ इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर तो कोई मास है नहीं। तो इसका पूरा सरफेस एरिया कितना होगा? इसका पूरा सरफेस एरिया कितना होगा? कोन का सरफेस एरिया क्या होता है? कोन का सरफेस एरिया होता है πr/l। इस πr/l सरफेस एरिया में मास फैला है m,
तो यूनिट एरिया में कितना मास होगा, m डिवाइडेड बाई पाई आर एल। हेंस इतने एरिया में यानी 2 पाई आर इंटू डी एक्स, इतने एरिया में कितना मास होगा, m बाई पाई आर एल इंटू 2 पाई आर इंटू डी एक्स। यहाँ पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहां हमें मिलेगा ये जो मास होगा वो होगा dm, यानी इस एलिमेंटल रिंग का मास। इसको इधर कुपचे में लिख लेते हैं। dm इज इक्वल्स टू हमें मिला 2m स्मॉल r डिवाइडेड बाई आर एल। चाहो तो आप r की वैल्यू भी इसमें पुट कर सकते हो। r की वैल्यू अगर इसमें आप पुट कर दोगे, कर दें पुट, 2m बाई आर एल इंटू स्मॉल r की वैल्यू है r बाई एल इंटू एक्स, आर बाई एल इंटू एक्स। कुछ छूट गया क्या, ये dx छूट गया, ओहो ये dx छूट गया। फिर से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ dm की वैल्यू को अगर हम लिखें तो यहाँ बचा 2mr डिवाइडेड बाई आर एल इंटू ये dx। और इसमें मैं ये कह रहा हूं कि r की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर ही लेते हैं। r की वैल्यू अगर आप r बाई एल रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2m बाई आर एल इंटू r बाई एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स। एक r से r कैंसिल। फाइनली जो dm की वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी 2m बाई एल स्क्वायर एक्स डी एक्स। बस सारा कैलकुलेशन हो गया। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब क्या करेंगे, क्या प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे किस पे, इस एलिमेंटल रिंग के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे। सोचो ये एक्सिस कहां से पास हो रही है, सेंटर से। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल रिंग क्या होगा, इसका मास dm है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैसा लेंगे, di। रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है dm इंटू आर स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं है। डी आई इज इक्वल्स टू डी की वैल्यू वो रही 2m डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स इंटू इस आर स्क्वायर में भी r की वैल्यू को यहां से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यह आएगा आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। फाइनली डी आई की वैल्यू हमें मिलेगी 2m आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल टू द पावर 4 और एक्स क्यूब डी एक्स। यहां तक अगर आपको समझ आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, अब इस पूरे कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल कोन कैसे निकलेगा, I इज इक्वल्स टू, इसी का करेंगे इंटीग्रेशन। इसको हम ऐसे छोटे छोटे कई सारे रिंग से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक। ध्यान देना x मैंने इस डायरेक्शन में नहीं लिया है। x अगर इस डायरेक्शन में लेते तो हमें इसका हाइट मानना पड़ता। यहां हमने स्लांट हाइट की डायरेक्शन में x लिया है, तो x की जो लिमिट होगी उसमें लोअर लिमिट होगा x इक्वल टू 0 से अपर लिमिट होगा x इक्वल टू l तक। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2m r स्क्वायर डिवाइडेड बाई l टू द पावर 4 x क्यूब dx। कहां से कहां तक, फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l तक। इसमें देखो ये वाला पूरा पोर्शन कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, r कांस्टेंट और l भी कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा पूरा पूरा बाहर। सिर्फ बचेगा इंटीग्रेशन किसका, x क्यूब का। बहुत ही प्यार से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो फाइनली i की वैल्यू क्या मिली, i इज इक्वल्स टू 2m r स्क्वायर डिवाइडेड बाई l टू द पावर 4 कांस्टेंट इंटीग्रेशन x क्यूब dx फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2m r स्क्वायर डिवाइडेड बाई l टू द पावर 4। इसका इंटीग्रेशन आएगा x टू द पावर 4 बाई 4। उसमें अपर लिमिट पुट करेंगे l टू द पावर 4 बाई 4 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0। तो डायरेक्ट लिख दें इसको। अब तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। ये आ गया l टू द पावर 4, l टू द पावर 4 से पूरा l टू द पावर 4 कैंसिल। वो मैंने शुरू में ही कहा था कि l फाइनल रिजल्ट में दिखाई नहीं देगा। और कुछ कटेगा, क्या कटेगा, 2 से ये 4 कैंसिल 2 बार में। फाइनली i की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/2 m r स्क्वायर।
यही होता है कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चाहे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.5 mr²। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ आया कैसे प्रूफ हुआ ये? अब आगे बढ़ते हैं, इसका आखिरी केस देखते हैं कि अगर ये कोन सॉलिड होगी तो फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट होगा। मिटा दें इसको। केस नंबर 2 देखते हैं। मैं तो कहूंगा कि पहले आप वीडियो को पॉज करो, सेम ऐसा ही फिगर बनाओ और केस नंबर 2 में जब कोन सॉलिड होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट होगा उसको खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करो। चलो फिगर मैं बना के समझा देता हूं, फिर आगे आप प्रोसीड करना। फिर से ये एक कोन है, मास m, रेडियस r, ये है इसकी एक्सेस। फिर से इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए अब की बार इस तरफ चलते हैं। x डिस्टेंस आगे गए और हमने काटा एक स्लाइस। अब की बार अगर ये सॉलिड कोन होगा तो जो आप स्लाइस काटोगे वो कैसा मिलेगा? वो डिस्क मिलेगा। और इसका जो विड्थ है वो कितना मान लिया जाए? ये है dx। वंस अगेन इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस कैपिटल R, ये है x। सोचो पूरे कोन में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे पूरे कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए तो कहां से कहां तक करना होगा? फ्रॉम x = 0 टू x = दिस पर्टिकुलर लेंथ। ये होगी इस कोन की हाइट, इसको मान लिया जाए h। स्टेप 1 पहले आप r निकालो। स्टेप 2 इसका मास dm वो कैलकुलेट करो। स्टेप नंबर 3 इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट जो कि सेंटर से पास हो रही है आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, फिर इंटीग्रेट करो। कहां से कहां तक? x = 0 से x = h तक। चलो पेन कॉपी निकालो, करो इंटीग्रेट। एग्जाम मुझे नहीं देना, जेई का, नीट का, जेई मेंस का, जेई एडवांस का एग्जाम आपको देना है। आपका माइंड शार्प होना जरूरी है, आप में थिंकिंग पावर, एनालिसिस पावर का डेवलप होना जरूरी है। मैं कई बार बता चुका हूं कंपटीशन में प्रायः क्वेश्चन नए होते हैं, तो आप चाहे जितनी मर्जी प्रैक्टिस क्यों ना कर लो, अगर कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं है, एप्लीकेशन करना नहीं आता, थोड़ा सा आप सोच नहीं पाते, तो फिर बहुत मुश्किल है कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो खुद से प्रैक्टिस करो, थोड़ा मेहनत करो, पेन कॉपी निकालो, इसको ट्राई करो। चलो अब देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। सबसे पहले अगर ये एंगल थीटा माना जाए, इस वाले ट्राइंगल में अगर हम tan थीटा लें, देखो कितना सिंपल है, क्लास 9 10th का ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। क्या आएगा? r/x। वही tan थीटा अगर इस बड़े वाले में ले लें तो क्या आएगा? कैपिटल R/h। कोई डाउट नहीं इसमें। यहां से r की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से r की वैल्यू क्या होगी? r/h × x। ये r निकल गया। इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसमें मास किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है? वॉल्यूम में। कोन का वॉल्यूम कितना होता है? कोन का वॉल्यूम होता है πr² h का 1/3। इतने वॉल्यूम में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है m, या इतने वॉल्यूम का मास है m, तो यूनिट वॉल्यूम का मास कितना होगा? m डिवाइडेड बाई πr² h। 3 चला गया ऊपर। इसको चाहे तो आप रो भी बोल सकते हो। यूनिट वॉल्यूम में जितना भी मास होता है उसको रो बोलते हैं। रो की वैल्यू भी लिख लें इधर कुप्चे में कहीं। रो की वैल्यू कितनी आ गई? 3m डिवाइडेड बाई πr² h। अच्छा, तो इसका मास कैसे निकालेंगे? रो के टर्म्स में आप बात करते हैं। यूनिट वॉल्यूम का मास है रो, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? डिस्क का वॉल्यूम अभी हम लोगों ने निकाला था पिछले वाले के पिछले केस में, πr² dx, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। इतने वॉल्यूम का मास आएगा πr² dx मल्टीप्लाइड बाई रो। ये हो गया हमारा dm। इस dm की वैल्यू को भी लिख लेते हैं, πr² dx इंटू रो। अब अगर हम इस सिर्फ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सिर्फ इस एलिमेंटल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंटल डिस्क, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया di होगा ना, मास dm है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटा सा di।
क्या होगा, कोई भी अगर डिस्क है उसके सेंटर से अगर कोई भी लाइन उसके प्लेन के परपेंडिकुलर जा रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वो होता है 1/2 dm इंटू आर स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है इसमें। di इज इक्वल्स टू 1/2 dm की वैल्यू रख देते हैं, क्या है पाई आर स्क्वायर dx इंटू रो इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हुआ r टू द पावर 4। di इज इक्वल्स टू 1/2 पाई रो, ऐसे अलग कर लेते हैं। आर स्क्वायर हुआ r टू द पावर 4। r टू द पावर 4 की वैल्यू यहां से आप लिखोगे r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई h टू द पावर 4 इंटू x टू द पावर 4 और dx। इसमें कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। अब हमें पूरे इस कोन का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो पूरे कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल कोन, उसके लिए I इज इक्वल्स टू इसी का करेंगे इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन di। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, फ्रॉम x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू h तक। इसको अगर हम ऐसे स्लाइसेस काटें तो इसको हम ढेर सारी पतली पतली डिस्क से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो पूरे कोन को कवर करने के लिए हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना होगा, फ्रॉम x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू h तक। तो वैल्यू पुट करी जाए 1/2 पाई रो r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई h टू द पावर 4 x टू द पावर 4 dx। इसके अलावा जो भी कुछ आपको दिख रहा है वो सब का सब कांस्टेंट है, तो ये सारा का सारा आ जाएगा बाहर। 1/2 पाई रो r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई h टू द पावर 4 कांस्टेंट है बाहर। इंटीग्रेशन होगा सिर्फ h टू द पावर 4 dx का, कहां से कहां तक, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू h तक। इसका इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है। इंटीग्रेशन में ऐसे सच प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना, जो सबसे पहला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वही यूज होता है ना, तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। कितना आएगा ये, I इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर 5/5, उसमें पहले अपर लिमिट रखेंगे h टू द पावर 5/5 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0। फाइनली इसको सॉल्व करने पे आएगा h टू द पावर 5/5। अब इसमें इस रो की वैल्यू को भी पुट कर दें, 1/2 पाई, रो की वैल्यू कहां गई, ये रही 3m डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर h। ये रो की वैल्यू हो गई, ये है r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई h टू द पावर 4, और इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा ये h टू द पावर 5/5। अब इसमें देखो क्या कट्टम कुट्टम मचेगी, पाई से पाई कैंसल, न्यूमरेटर में बचा 3, डिनोमिनेटर में बचा 5 इंटू 2 यानी 10, m बचेगा। और अब लड़ाई है r और h की, इसमें h टू द पावर 4 इंटू h टू द पावर 5 से ये पूरा h टू द पावर 5 कट जाएगा, यानी h का कोई रोल नहीं है, फाइनल फॉर्मूले में h नहीं आएगा। r का कैलकुलेशन देखें, ये r स्क्वायर और ये r टू द पावर 4, तो r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर। ये है 3/10 mr स्क्वायर सॉलिड कोन का इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। इसको अगर आप देखो तो ये है 0.3 mr स्क्वायर, पिछले वाले का कितना आया था 0.5 mr स्क्वायर। वजह तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये सॉलिड है तो मास बीच में भी होगा, उस वाले में पूरा मास सरफेस पे चला जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास ज्यादा दूरी पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसलिए उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो मेरी बैटरी भी डाउन हो गई है। आई होप इतने केसेस का जो डेराइवेशन है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपको याद रखना है कि प्रैक्टिस करने से पीछे नहीं हटना है। पेन कॉपी लो जब भी आपके पास में समय हो, सारे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस करके देखो तो उससे याद भी होगा, और जब एक टेबल बनवा देंगे तो उसका पेज फाड़ के अपने टेबल के सामने चिपका देना। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो बहुत ही मस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसमें हम पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहना।